नमस्कार, मैं गौरव प्रजापति आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। किस तरीके से ये इंडियन फोर्स ऑर्गेनाइज हुई, किसने इसका सबसे पहले बार आइडिया दिया और इसके सबसे पहले लीडर कौन थे, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसे विदेशी धरती पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला के एक फौज बनाई गई और उसका नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज, जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई दिशा दी, इसके बारे में भी हम और भी वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के दो फेसेस हैं, एक कैप्टन मोहन सिंह के अंडर और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंडर। सबसे पहली बार फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी 17 फरवरी 1942 के दिन। अब 1942 के आसपास वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पे था, तो उसी टाइम पे ब्रिटेन जो है वो सिंगापुर हार चुका था जापान को। तब जापान में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रही थी इंडियन फोर्सेस, इंडियन सोल्जर लड़ रहे थे। तो 45,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था जापानीज लोगों के सामने। तो वो सारे एक जगह पे इकट्ठा हुए और उनको मेजर फुजीवारा, जो इंपीरियल जापानीज आर्मी के मेजर थे, उन्होंने इन 45,000 इंडियन सोल्जर्स को एड्रेस किया, उनके सामने एक स्पीच दी और उनको कहा, उनको एक आइडिया दिया कि आप एक आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करें। तो अब आप सोचेंगे कि जापानीज लोग इतने इंटरेस्टेड क्यों थे इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। तो देखिए, जापान का एक स्लोगन था कि जो एशिया है वो एशियंस के लिए है, ना कि किसी और के लिए। तो वो इंडियन सोल्जर्स को एक एलाई के रूप में देखते थे और वो चाहते थे कि हम लोग साथ में मिलके यानी कि इंडियन और जापानीज लोग साथ में मिलके ब्रिटेन को फाइट दें। उसी पे कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों साहब कहते हैं कि हम जब वहाँ पे थे फुटबॉल ग्राउंड में 45,000 सोल्जर्स, तब मेजर फुजीवारा ने जो हमको कहा वो ये कहा था कि आप लोगों ने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है, अब हम आपको प्रिजनर्स बना लेंगे, पर आप भी एक एशियन और हम भी एक एशियन हैं, तो एक भाई दूसरे भाई को कैसे प्रिजनर बना सकता है। मैं आपको कैप्टन मोहन सिंह को सौंपता हूँ और आप एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाइए। तो सबसे पहले कमांडर इन चीफ या लीडर कहे जाएं तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह, जो कि वहाँ पे 45,000 सोल्जर्स थे, उसमें से 40,000 लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। अब फ्रेम में आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, नवंबर और दिसंबर के आसपास 1942 में जो डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज आर्मी में, वो बढ़ने लगे थे। और उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ थी इंडियन नेशनल आर्मी की वो भी कम हो चुकी थी, आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए थे इंडियन नेशनल आर्मी को। तभी जून 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया जाता है आज़ाद हिंद फौज को रिवाइव करने के लिए। तो आप सोचेंगे कि जापानीज ने फिर से नेताजी को ही क्यों बुलाया, क्योंकि नेताजी एग्जाइल में रह रहे थे, वो इंडिया से बाहर थे, तड़ीपार थे। ब्रिटिशर्स ने उनको बाहर भेज दिया था, वो इंडिया नहीं जा पा रहे थे। और उनकी जो एक सोच थी, एक्सट्रीमिस्ट सोच थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उनका ये मानना था कि अहिंसा से कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती, हमको वायलेंटली काम करना पड़ेगा आज़ादी के लिए। तो यही सोच जापानीज लोगों को सुभाष चंद्र बोस के प्रति प्रेरित करती है और उनको बुलाया जाता है इंडियन नेशनल आर्मी लीड करने के लिए। जैसे ही नेताजी ने टुक ओवर किया इंडियन नेशनल आर्मी को, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाई, जिसके वो प्रेसिडेंट थे, प्रमार थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे और डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये बनाने का कारण ये था कि उस मिलिट्री आर्म को एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी मिल जाए। अब बात आती है रिक्रूट करने की, सोल्जर्स रिक्रूट करने की। तो बोस की जो प्रायोरिटी थी वो थी कि कैसे भी करके हमको जो स्ट्रेंथ है इंडियन नेशनल आर्मी की वो बढ़ानी है। तो जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वहाँ पे प्लांटेशन वर्क में काम कर रहे थे, उन सब को प्रेरित किया नेताजी ने और उनको इंडियन नेशनल आर्मी में ज्वाइन करवाया। और इसके साथ साथ इंडियन सिविलियंस जो वहाँ पे मलाया के रीजन में, मतलब सिंगापुर की बात हो रही है यहाँ पे, पूरा कार्यक्रम अभी सिंगापुर में चल रहा है, तो उनको भी प्रेरित किया और उन्होंने भी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। नेताजी ने मिलिट्री हिरार्की बनाई, मतलब पूरा एक जैसे एक मॉडर्न जो आर्मी होती है वो काम करती है उस तरीके से बनाया। और इनके अंदर इंटरेस्टिंगली वुमेन रेजिमेंट भी थी, ऑल वुमेन रेजिमेंट, जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। तो यहाँ पे आदमियों के साथ साथ औरतें भी नेताजी के साथ खड़ी हुई थी इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। अब नेताजी की इस इंडियन नेशनल आर्मी ने कितनी जंगें लड़ी, तो देखिए 2 जंग लड़ी थी इन्होंने जब तक नेताजी की डेथ नहीं हुई उस टाइम तक। तो सबसे पहले इन्होंने लड़ी थी अरागन में, बर्मा में, जो आज का म्यांमार है, वहाँ पे जनवरी फरवरी 1944 के आसपास लड़ी थी। और इम्फाल में एक जंग लड़ी थी 1944। किसके खिलाफ लड़ी थी? ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ी थी इन्होंने। जापानीज आर्मी का इनको समर्थन था। ऐसा इन्फ्लुएंस था इंडियन नेशनल आर्मी का इंडियंस लोगों के ऊपर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर भी आ चुका था, क्योंकि एक फ्री इंडिया की गवर्नमेंट बना चुके थे नेताजी। तो इन सारी चीज़ों को अगर मिक्सअप किया जाए तो नेताजी की नेशनल आर्मी जो थी वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस थी इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए। आपकी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का कितना योगदान था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।